नमस्कार, सोमेश गितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। आज हम मोटिवेशन फॉर यूथ जो एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जो कि हमारा सेट नेट एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम ऐसे यंग प्रोफेसरों को ला रहे हैं आपके बीच, जो एक मोटिवेटर का काम करेंगे आपके लिए। वो अपने आप में एक मोटिवेटर हैं और उनका संघर्ष है, उनका नॉलेज है। इस कार्यक्रम के तहत आज हमारे बीच मिस रितु पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति में पदस्थ हैं, और इनके बारे में बताना चाहूँगा। मैं तो सबसे पहले अपने चैनल में मैडम जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि वो अपना समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैडम के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैडम CGPSC 2019 में अपने विषय बॉटनी के लिए टॉपर थी। वो CGPSC टॉप की थी 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। और मैडम साथ ही साथ उनका जो पढ़ाई है GU से हुआ था, तो गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी से उन्होंने MSc में गोल्ड मेडलिस्ट भी प्राप्त किया था इन्होंने। तो इनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मैडम। और मैं आज के कार्यक्रम का शुरुआत करते हुए मैडम से सर्वप्रथम उनका परिचय लेना चाहता हूं कि वो अपना परिचय देंगे मैडम। सबसे पहले तो मैं गितौड़े सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने YouTube चैनल में मुझे इनवाइट किया। मैं अपने बारे में ये बताना चाहूँगी कि मैं एक बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ, जो एक तहसील है कांसाबेल, जिला जसपुर। मेरी एलिमेंट्री एजुकेशन वहीं हुई थी कांसाबेल में ही। 11th-12th मेरा हॉली क्रॉस कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर से हुआ है। उसके बाद में मेरा एंट्रेंस हुआ GGU में, और GGU में एंट्रेंस के थ्रू मेरा BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्सेज 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में मेरा एडमिशन हुआ था, जहाँ से मैंने BSc और MSc किया है। BSc मैंने बॉटनी ऑनर्स में किया है और MSc मेरा बॉटनी है। और MSc करते करते ही मेरा सेट में क्वालिफिकेशन हुआ था। सेट का एग्ज़ाम मैंने दिया था और MSc फाइनल ईयर में ही मेरा सेट हो गया था। इसके बाद में 2019 में मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया था लाइफ साइंस से, जो गेट का एग्ज़ाम भी मेरा क्लियर हो गया था। और 2019 में CGPSC का एग्ज़ाम उसी टाइम पे एडवर्टाइजमेंट आया, तो मैंने सोचा कि उसमें भरना चाहिए और आगे पढ़ाई करनी चाहिए उससे। तो अच्छी बात यह है कि उसमें मेरा अच्छा मार्क्स भी आया और सिलेक्शन भी हुआ। आपका रैंक फर्स्ट रैंक था मैडम, एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। क्योंकि देखिए, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, यदि उनके बीच कोई टॉपर आ जाए और उनका मार्गदर्शन उनको मिले, तो निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करेंगे और मोटिवेट भी होते रहेंगे। मैडम, आपका जो मैंने बैकग्राउंड देखा है उसके अंतर्गत इसके पहले भी कोई जॉब में थे आप क्या, इस असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले? जी, 2019 में जब मैंने ये फॉर्म भरा था CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसी टाइम पे एक और पोस्ट आया था लैब टीचर का, जिसमें 12th बेसिस पे था वो। और उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था, इसी के साथ साथ ही मेरा उसमें चयन भी हो गया था और मैंने वो ज्वाइन भी किया था लगभग 6 महीने के लिए। तब तक ये CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का रिज़ल्ट नहीं आया था, डिक्लेयर नहीं हुआ था। और इसके बाद में मैंने IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में लैब टेक्नीशियन का पोस्ट भी आया था, उसमें भी मैंने फॉर्म भरा था और मेरिट बेसिस पे मेरा सिलेक्शन भी हो गया था उसमें। जी, बढ़िया मैडम। मतलब देखिए, आपके साथ अच्छी बात यह है कि आप जॉब कंटिन्यू पा रहे थे, और एक ऐसा जॉब आपको मिला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि आप लाइफ टाइम केवल एजुकेशन पर केंद्रित रहेंगे, है ना। तो बच्चों को इसका निश्चित रूप से अच्छा लाभ मिलेगा। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएंगे मैडम? फैमिली बैकग्राउंड मेरा जो कांसाबेल, जैसे कि मैंने बताया, कांसाबेल से मेरी स्कूलिंग हुई है। तो मेरे पिताजी वहाँ टीचर हैं और उनका हमेशा से पोस्टिंग वहीं रहा है, तो हमारा पूरा इसलिए जो स्कूलिंग भी हुआ है वो वहीं से हुआ है, कांसाबेल से। ठीक। ये मैडम, ये बताइए, जो असिस्टेंट सेट एग्जाम क्वालिफाई किए आप, है ना, तो उसके लिए आप किस प्रकार से तैयारी किए? ऐसा कुछ बुक्स वगैरह कुछ? सेट के एग्ज़ाम के लिए मैंने फर्स्ट पेपर के लिए तो
जो एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड के मैथ्स के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस मैंने हल किए थे। मैंने बैंक एसएससी का भी बहुत सारा क्वेश्चन एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का लिया था और वहाँ से भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे। टेस्ट सीरीज वगैरह भी मैंने दिया था और MCQs वगैरह मैंने हल किए थे ऑनलाइन वेबसाइट से। मैंने MCQ वगैरह देख के क्वेश्चन हल किया था। और सेकंड पेपर तो लाइफ साइंस का था और जैसा कि MSc में हमने सिर्फ बॉटनी पढ़ा था और मेरा BSc में भी बॉटनी ऑनर्स था। तो जूलॉजी वगैरह हमने मतलब सिर्फ 2 साल शुरू के पढ़े, उसके बाद में हमारा जूलॉजी छूट गया था। तो लाइफ साइंस है तो उसमें जूलॉजी भी पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए मैं बॉटनी के साथ साथ फिर जूलॉजी में भी पढ़ना शुरू किया था मैंने। और लास्ट में बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारा चीज़ पढ़ के लाइफ साइंस का एक पेपर मैंने दिया था। लाइफ साइंस में ऐसा बताया जाता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है उसका, लाइफ साइंस का, है ना? तो इस बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट को ये बताइए कि इतना बड़ा सिलेबस की तैयारी वो कैसे करें। थोड़ा सा देखते हैं कि हर विषय वाले उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो उसका तैयारी के बारे में थोड़ा बताएंगे, लाइफ साइंस के बारे में। जैसे लाइफ साइंस के बारे में बोला जाता है कि ये एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे इसमें एलाइड सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, इकोलॉजी है, जेनेटिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, ये सारे ही एलाइड सब्जेक्ट लाइफ साइंस के अंदर आ जाते हैं। तो लाइफ साइंस का जिन्होंने वो पेपर सेलेक्ट किया है या क्वेश्चंस बनाए हैं, वो ये दिमाग में रख के बनाते हैं कि इनसे सारे के सारे जो एलाइड सब्जेक्ट हैं उनको फ़ायदा हो। तो कॉमन सब्जेक्ट्स को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जो सारे सब्जेक्ट वाले पढ़ते हैं। जैसे कि इकोलॉजी वो इकोलॉजी वाला हो, जूलॉजी वाला हो, बॉटनी वाला हो, फॉरेस्ट्री वाला हो, रूरल टेक्नोलॉजी वाला हो, सभी इकोलॉजी को कॉमन पढ़ते हैं। तो इसलिए इकोलॉजी के उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री आ जाता है। बायोकेमिस्ट्री में भी जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, ये सभी MSc वाले बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में का भी क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इकोलॉजी, ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं, या आप पेपर्स बोलिए, ये 3 पेपर्स के आपको क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे लाइफ साइंस के पेपर में, सेट के एग्जाम। अच्छा, ठीक मैडम। और इसके लिए कुछ स्पेशल लाइफ साइंस के लिए कुछ बुक्स वगैरह हैं मैडम जो आपने यूज़ किया है, उसको पढ़ा है? मैंने तो ज़्यादातर ऑनलाइन मटेरियल से ही पढ़ा है, पर 1-2 बुक हैं जो बोलते हैं कि बहुत अच्छी बुक है, और मैंने देखा भी है। तो उसमें बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी बुक मानी जाती है लाइफ साइंस के लिए। पाथ फाइंडर की बुक है, वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों आपको मिल जाएगी, वो भी है। और इसके अलावा आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के लिए है, इकोलॉजी के लिए ओडम की बुक है, OP शर्मा की बुक है, नहीं सॉरी PD शर्मा की बुक है, वो बहुत अच्छी। जी। और इसमें मैडम ये बताना चाहेंगे आप कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके पश्चात आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए जुटे, जैसे सेट क्वालिफाई हुआ आपका, उसके बाद आपने गेट भी क्वालिफाई किया है ना? तो इसके मतलब तुरंत अच्छा ये चीज़ ये हुआ आपके लिए कि जैसे आप सेट क्वालिफाई हुए, वैकेंसी आ गया असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आपको तुरंत मौका मिल गया। नहीं तो जनरली ऐसा पहले नहीं होता था कि सेट एग्जाम या नेट एग्जाम क्लियर करके बैठे रहते थे, वैकेंसी का इंतजार करते थे। तो ये एक अच्छा बेनिफिट हुआ उस समय कि सभी के लिए हुआ था कि AP का वैकेंसी आ गया। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है CG का और जो सेट का सिलेबस, नेट का सिलेबस, उसमें कुछ तो डिफरेंसेस हैं, है ना? तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए है, जैसे आपका फर्स्ट पेपर है, आपका CG का है और सेकंड आपका सब्जेक्ट का है, तो इस संबंध में थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को बताइएगा कि वो किस प्रकार से आप तैयारी की इसका। सेट का एग्ज़ाम और CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा अंतर है, ये सभी को पता होगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी, और सिलेबस भी देख के आप बता सकते हैं। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का पेपर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे जूलॉजी नहीं पढ़ना था, यहाँ पे मुझे सिर्फ बॉटनी पढ़ना था। मेरा जो सेकंड पेपर था वो सिर्फ बॉटनी पे था, मेरे को पूरा लाइफ साइंस नहीं पढ़ना था। तो वो एक बेनिफिट हो जाता है कि आप जिस फील्ड से आप PG किए हो उसी फील्ड का ही पेपर आपको देना है।
फर्स्ट पेपर तो छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस CGPSC के बहुत सारे मैंने MCQs दिए थे, और टेस्ट वगैरह से टेस्ट सीरीज में मैंने कई सारे कोचिंग सेंटर्स हैं उनके भी ज्वाइन किया था, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा। सेकंड पेपर के लिए मैंने बॉटनी में सबसे पहले सिलेबस वाइज मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। सिलेबस सबसे पहले मैंने CGPSC से निकाला, और उसमें जो जो टॉपिक्स दिए हुए थे उन टॉपिक्स का बेसिक से पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले बेसिक आप पढ़ोगे, जब तक बेसिक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको हायर समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक आप सबसे पहले एक नोट्स बनाइए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसको पढ़िए। इसके बाद में MCQs आपको सॉल्व करने हैं। MCQs जितना ज़्यादा हो सके जहाँ से मिले आप ऑनलाइन सर्च करिए गूगल में, चाहे बिहार PSC, राजस्थान PSC, नीट के क्वेश्चंस हैं, या यूट्यूब से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज बेसिक पढ़ के MCQ करिए। जितना ज़्यादा MCQ करेंगे आपको आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस रट भी जाएंगे। आप एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो MCQ जितना ज़्यादा हो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो क्या है पैटर्न नहीं आपका? हम लोग देखते हैं कि CGPSC के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम का पैटर्न है वो MCQ है, तो निश्चित रूप से हमको उसी पैटर्न पर ही तैयारी करना चाहिए, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ना जरूरी है, एकदम कंपलसरी है। बिना थ्योरी के तो आपको उसको नहीं कर सकते, है ना। तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो थ्योरी भी पढ़ें, साथ ही साथ क्योंकि पैटर्न आपके MCQ का है, तो जितना ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जैसे मैडम बता रही हैं, तो आप लोग जरूर प्रयास करेंगे इसके लिए। मैडम ये बताइए, आप जैसे AP का एग्जाम के जैसे रिजल्ट आया, तो आप चयन सूची आप देखे होंगे, तो रैंक फर्स्ट दिखा होगा, तो क्या प्रतिक्रिया थी आपका? ऐसा कुछ सोचा था कि आपने कि मैं टॉप करूंगी ऐसा करके? नहीं, वैसे इंटरव्यू से पहले एक हमने सर्वे टाइप किया था, तो उसमें पता जहाँ तक मुझे चला था कि 2-4 लोगों का ही 200 से ऊपर आ रहा था। तो मुझे ऐसा लग गया था कि मेरा हो ही जाएगा, पर टॉप करूँगी इतना नहीं पता था। तो मैं नीचे से, जब लिस्ट आया तो मैं नीचे से देखना स्टार्ट करी कि नीचे से कहाँ है मेरा नंबर। अब नीचे से जब लास्ट तक पहुँच गई तो मुझे लगा कि अब हो गया, वो है नहीं मेरा ऐसा। फिर लास्ट में जब मैंने अपना नाम देखा तो वो खुशी तो अलग ही लेवल पे रहती है। जी CGPSC टॉप करना अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप अपने विषय में टॉप कर रहे हैं। निश्चित रूप से बड़े मोटिवेटर के रूप में आप यहाँ उपस्थित हैं, और जो भी नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपको, तो ज़रूर आपसे प्रेरणा लेंगे, आपसे सलाह लेंगे कि कैसे पढ़ना है। आपने अपना अनुभव बताया है। मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अंतिम में यदि हम जो नए बैच के स्टूडेंट्स हैं, जैसे जनरली क्या है, इसमें जैसे नेट में तो प्रीवियस ही एग्जाम में शामिल होने दे दिया जाता है अपियरिंग में, लेकिन यहाँ सेट में ऐसा नहीं है। सेट में इस बार दिया है कि फाइनल ईयर में जो अपियरिंग कर रहे हैं वही कर सकते हैं, है ना। तो इनकी तैयारी के लिए जो फाइनल ईयर में अभी करंट में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको क्या वेट करना चाहिए कि वो MSc करते करते ही तैयारी करें सेट एग्जाम का? इस संबंध में थोड़ा बताएंगे। नहीं, वेट तो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर वो करंट में उस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा उस चीज़ को समझ रहे हैं। आप अलग से प्रिपरेशन के लिए टाइम निकाल के उसको प्रिपरेशन करके देंगे बोलेंगे तो वो थोड़ा लेट हो जाएगा, और नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरा भी MSc करते करते ही हुआ है सेट, तो मेरे ख्याल से MSc करते करते ही आपको जितना नॉलेज है उसमें थोड़ा सा नॉलेज और ऐड कर दीजिए, फिर हो जाएगा आपका सेट। मतलब वो स्टूडेंट्स को यदि AP बनना है तो सेट और नेट की तैयारी आप PG कर रहे हैं, उसी टाइम से आप सिलेबस देख के आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दें, है ना। तभी ये चीज़ बहुत जल्दी मतलब आप उसको क्वालिफाइड हो सकते हैं इसमें, सेट या नेट जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैडम एक चीज़ अंत में स्टूडेंट्स के लिए आप अंत में क्या सलाह देना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि आप ये मत सोचिए कि आप नहीं कर पाएंगे, आप ये सोचिए कि मेरे से कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ऐसा क्या क्वेश्चन आ जाएगा जो मैं हल नहीं कर पाऊँगा। तो जहाँ से मिल रहा है, जो मटेरियल मिल रहा है, आप उसको बहुत डीपली पढ़ने की कोशिश करिए और मेहनत करिए। मेहनत से ही सफलता मिलती है, आपको भी पता है।
और मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना अभी आप सोचेंगे कि 1 साल बाद एग्ज़ाम है, अभी से क्यों पढूं, तो वो नहीं होगा। आप अभी से अपना नोट्स बनाइए, अभी से तैयारी करते रहिए, अभी से आप धीरे धीरे तैयारी अपना 100% रखेंगे, तभी आप 1 साल बाद कर पाएंगे। 1 महीने पहले पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए आप अभी से तैयारी करिए और ऑल द बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और अच्छे से आप सभी का एग्ज़ाम जाइए। धन्यवाद मैडम। आज आपने इस चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट या नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको बहुत बड़ा एक प्रेरणा मिला है, आज एक एनर्जी मिला है। क्योंकि मैं भी आपको देख रहा हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि कम एज में एक तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं जीजू की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप, और CGPSC टॉप भी किए हैं, अच्छा बैकग्राउंड है आपके एजुकेशन का, और शायद JNU से भी पढ़े हैं आप, जवाहर नवोदय से, अच्छा नहीं है, होली क्रॉस से किए हैं। अच्छा, तो ये सब एक कंप्लीट जो किसी का कोई पद कोई पाता है या एक सफल होता है तो उसके पीछे उसका एक तैयारी रहता है, एक प्लानिंग रहता है पहले से, जो हमको दिख रहा है कि कोई आसान काम नहीं है कि गोल्ड मेडल प्राप्त करना या फिर CGPSC टॉप करना। उसके पीछे उनका बहुत बड़ा मेहनत रहता है, लंबे समय से वो मेहनत किए रहते हैं। तो आप सभी कर सकते हैं, कोई चीज़ असंभव चीज़ नहीं है आज के इस समय में, बस आपको मेहनत करना है और सही गाइडलाइंस के साथ मेहनत करना है। ये चीज़ हमने सीखा मैडम से। तो मैडम एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, आप हमारे चैनल में बच्चों को मोटिवेट किए और हम आगे आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि जल्द से जल्द आपका PhD रिसर्च पूरा हो, आगे आप प्रोफेसर बने, फिर आप प्रिंसिपल बने, इस क्षेत्र में आगे आपका नाम रोशन हो, परिवार का नाम रोशन करें, महाविद्यालय का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को मैं यही समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू।